हेलो एवरीवन। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 4 मेथड्स पढ़ा था। अब उसमें से एक मेथड और है, मेथड नंबर 5। ये मेथड है फॉर कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए। दिस मेथड इज फॉर कॉम्प्लेक्स ऑब्लिक मल्टी स्टेप, जो रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रहा होगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन। ओके, मल्टी स्टेप रिएक्शन का क्या मतलब कि A प्लस बी है, दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्ट करके फॉर्म कर रहा है D, लेकिन इसका बहुत सारा स्टेप्स है। अब जिस तरीके से इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, देन फर्दर न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है, वैसा डायरेक्ट एसिड बेस रिएक्शन नहीं। ओके, तो अब इसका मैकेनिज्म कैसे कैसे ये हो रहा है। तो पहले A प्लस बी मिल करके, ये हो गया इक्विलिब्रियम का साइन, यहां पे लिख सकते हैं K1 और बैकवर्ड के लिए लिख सकते हैं K2। ठीक है, तो A प्लस बी मिल करके पहले एक इंटरमीडिएट बना रहा है C। ठीक है, now C is intermediate. Okay, C is intermediate. now जो ये C बन रहा है, ये C अगेन B के साथ रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट D बना रहा है विथ रेट कांस्टेंट K3। ओके, अच्छा, और इस स्टेप को बोला गया स्लोएस्ट स्टेप, स्लो स्टेप। ठीक है, नाउ अब पढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट कि जब भी हम रेट एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं तो उस रेट एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्या बोला, इंटरमीडिएट should not appear in rate law expression। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इंटरमीडिएट रेट लॉ वाले एक्सप्रेशन में नहीं आना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि रेट इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। ओके, क्या लिखना है, रेट इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। ओके, थर्ड, रेट इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप। थर्ड पॉइंट है मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। कह रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी किस चीज के लिए डिफाइन करते थे मॉलिक्यूलरिटी हम, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। नाउ मॉलिक्यूलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। मॉलिक्यूलरिटी को हम ऑलरेडी जानते हैं कि सिर्फ एलिमेंट्री स्टेप्स जो एक स्टेप में हो रहा हो उसके लिए डिफाइन करते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड, बट फॉर ईच स्टेप of that complex reaction is defined। For each step of that complex reaction is defined। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं है, लेकिन A प्लस बी मिलकर के K1 रेट कांस्टेंट के साथ C बना रहा है, तो ये एक स्टेप हुआ, यानी सिंगल स्टेप, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होगा। C जो है वो K2 रेट कांस्टेंट के साथ वापस A प्लस बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक सिंगल स्टेप हुआ, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होगा। ओके, C प्लस बी जो है ये K3 रेट कांस्टेंट के साथ D बना रहा है, ये एक स्टेप हुआ,
तो इसका मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड होगा वेयर एज ए प्लस बी इस वाले इस रिएक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का डिफाइन नहीं है, बट ईच स्टेप मॉलिक्यूलरिटी, बट फॉर ईच स्टेप ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, ओके, समझ में आया। नाउ अब क्या कहता है कि अब इसका हमको ऑर्डर फाइंड करना है। वी आर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अब लिखते हैं सबसे पहला क्या लिखा है, रेट इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। रेट इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। तो रेट यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, ये, और स्लोएस्ट स्टेप कौन सा स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। ओके, तो इस एक्सप्रेशन से रेट लिखेंगे, तो रेट R इज इक्वल टू K3 कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 1। एलिमेंट्री है, स्लो स्टेप है, एलिमेंट्री है, तो C की पावर 1, यहाँ स्टोइकियोमेट्री क्या है 1। एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए होता है ना, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ C है, स्टोइकियोमेट्री है 1। उसी तरीके से B के स्टोइकियोमेट्री है 1। नाउ अब क्या हुआ, जैसे ही ये रेट लिखा तो इसमें एक गड़बड़ है, एक चीज गड़बड़ है कि B तो है रिएक्टेंट, लेकिन C एक इंटरमीडिएट है, और हमने यहाँ पढ़ा है कि इंटरमीडिएट शुड नॉट अपीयर इन द रेट लॉ। तो अब इस इंटरमीडिएट को यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस करेंगे, तो इस के इक्विलिब्रियम वाले टर्म को यूज करके रिप्लेस करेंगे। हम लिख सकते हैं इस स्टेप से कि के इक्विलिब्रियम जो दैट इज K1 by K2, वी कैन राइट दिस एज कंसंट्रेशन ऑफ C। हमको कंसंट्रेशन ऑफ C फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, concentration of B. Okay, now what we can write that concentration of C can be equal to K equilibrium multiplied by concentration of A multiplied by concentration of B. Okay, now इस चीज को इस रेट के एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तो रेट आ जाएगा K3 K equilibrium concentration of A concentration of B एंड ये लास्ट वाला कंसंट्रेशन ऑफ B। इस K3 और K इक्विलिब्रियम को कर दिया K डैश। K डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक है, कंबाइन करके लिख दिया, और ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ A एंड दिस वन इज कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। ओके, ये हो गया फाइनल रेट, एक्चुअल रेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब यहां से ऑर्डर बताओ, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। तो इस तरीके से फाइंड करते हैं ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ओके, सबसे पहले क्या कि इंटरमीडिएट को रेट लॉ में नहीं, अगर आ रहा है इंटरमीडिएट रेट लॉ में तो उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, दूसरा रेट जो होगा वो इस मैकेनिज्म के स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। ओके, थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ this complex reaction is not defined, but for each elementary step of that complex reaction we can define the molecularity। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि O3 कन्वर्ट हो रहा है, O3 ओजोन जो है ये कन्वर्ट हो रहा है O2 में। ये एक कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, 2O3 इज कन्वर्टिंग टू 3O2। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। अब इसका स्टेप्स देखते हैं और मैकेनिज्म। ठीक है, स्टेप्स गिवन है दैट O3 इज इन इक्विलिब्रियम, दैट दिस के इक्विलिब्रियम विथ O2 plus oxygen. Now in next step this oxygen is reacting with O3 again with rate constant K1, then it converts to O2. Okay, और given है कि this step is RDS, या तो RDS लिखा होगा या तो slowest step लिखा होगा। Okay, अब इसका रेट निकालते हैं।
तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा हो गया? ये। तो अब रेट लिखेंगे यहां, रेट विल बी इक्वल टू K1। अब नाउ दिस इज एन एलिमेंट्री है, तो इसका जो भी मॉलिक्यूलरिटी होगा वही उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ऑक्सीजन की पावर 1 और O3 की पावर भी 1। नाउ अब इसमें इंटरमीडिएट कौन सा क्या हो गया? दिस ऑक्सीजन। ओके, क्योंकि O3 तो एक रिएक्टेंट है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन को, इस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? यूजिंग दिस K इक्विलिब्रियम टर्म। K equilibrium we can write it as concentration of O2, concentration of oxygen divided by concentration of O3। तो अब यहां से concentration of oxygen क्या हो जाएगा? K equilibrium concentration of O3 divided by concentration of O2। ओके, अब इस चीज को यहां पे पुट कर दो, तो क्या होगा? रेट will be equal to K1 K equilibrium O3 ओके डिवाइड बाय O2 एंड यहाँ पे एक और O3 है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब इसको K1 के इक्विलिब्रियम को एज K डैश लिखा, K इफेक्टिव O3 का स्क्वायर, और इस O2 वाले टर्म को ऊपर लेके गए तो क्या आया? O2 -1, ठीक है। तो निगेटिव ऑर्डर हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट और विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर थिंग, और रेट कैन डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये O2 प्रोडक्ट है तो ये आया। ओके, अब ऑर्डर क्या हो गया इसका? मतलब इसमें से इंटरमीडिएट हट गया ना, बस। तो ऑर्डर क्या आ गया? 2 - 1 विल बी इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर आ गया, ठीक है। समझ में आया? एक और क्वेश्चन करते हैं, वन मोर। वी आर डूइंग वन मोर। अच्छा, नेक्स्ट है A प्लस B मिलके P प्रोडक्ट बना रहा है। A प्लस B के रिएक्शन से प्रोडक्ट दैट प्रोडक्ट वी आर फॉर्मिंग इज P। ओके, तो अब इसका मल्टी स्टेप्स है दैट ये मेन रिएक्शन है। पहले क्या हो रहा है? 2A इज इन इक्विलिब्रियम विथ A2। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में A प्लस B it is also in equilibrium, K equilibrium dash, it is forming C। ओके, नेक्स्ट स्टेप में A2 प्लस C मिल करके K3 रेट कांस्टेंट के साथ प्रोडक्ट बना रहा है P। ओके, और कह दिया गया कि दिस वन इज द RDS और स्लोएस्ट स्टेप। तो अब रेट लिखोगे यहाँ पे, तो रेट विल बी इक्वल टू K3 A2, और A2 का स्टोइकियोमेट्री 1 है तो 1C। अब इसमें को इंटरमीडिएट कौन कौन सा है? एक तो A2 खुद इंटरमीडिएट है और C भी इंटरमीडिएट है, दोनों को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दोनों इक्विलिब्रियम वाला टर्म यूज करना पड़ेगा। तो पहला यूज करते हैं, K इक्विलिब्रियम कैन बी रिटन एज कंसंट्रेशन ऑफ A2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर स्क्वायर। ओके, तो यहां से क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ A2 विल बी इक्वल टू K इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, एक तो ये आ गया A2 के लिए। अब कंसन C को हटाना है, तो K इक्विलिब्रियम डैश, यूजिंग दिस व्हाट वी कैन राइट इज दैट कंसंट्रेशन ऑफ C विल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। सो कंसंट्रेशन ऑफ C विल बिकम K equilibrium dash concentration of A and concentration of B। So अब यहां से we get concentration of C। अब दोनों को इक्वेशन में अगर रख दोगे तो क्या रेट आएगा? रेट विल बी K3, पहले A2 रख रहे हैं, तो क्या आएगा? K इक्विलिब्रियम A का स्क्वायर। ओके, अब C रख रहे हैं
तो C के लिए K इक्विलिब्रियम डैश कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। अब ये इस जितना भी ये K इक्विलिब्रियम डैश है, इसको K डैश कर दिया और A का A का स्क्वायर है यहाँ पे और एक 1, तो 3 और B अकेला है तो B, तो ऑर्डर क्या हो गया 3 + 1 4th ऑर्डर का हो गया, ये 4 ऑर्डर हो गया इसका, ठीक है। तो ये हो गया फॉर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी स्टेप रिएक्शन से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना। ओके नाउ, तो यहां तक तो पढ़ लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 4 टोटल कितने मेथड्स पढ़ा? 5। पहला हिट एंड ट्रायल, दूसरा कौन सा मेथड पढ़ा था? हाफ लाइफ मेथड पढ़ा था। तीसरा पढ़ा था क्या? ग्राफिकल मेथड के थ्रू। 4th पढ़ा था रेशियो वेरिएशन मेथड, ठीक है। और ये एक 5th है फॉर कॉम्प्लेक्स ऑब्लिक मल्टी स्टेप रिएक्शंस। नाउ अब ऑर्डर, अब मेथड्स हो गया। अब पढ़ते हैं, अब हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट K। तो इसको पढ़ने से पहले एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ते हैं, EA। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है ये पढ़ते हैं पहले। पहले पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, देन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला। तो पढ़ रहे हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल E और स्मॉल में यहां पे A लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं इसको क्या है ये। ओके, तो अब पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि इट इज द मिनिमम amount of energy required to initiate the reaction, to initiate reaction, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, मिनिमम एनर्जी टू स्टार्ट दैट रिएक्शन, to convert this reactant into product, the minimum amount of energy required which is required is activation energy. For example, ये कोई भी पाथ है, इस पाथ से जा रहे स्ट्रेट जाना है, लेकिन बीच में एक पहाड़ आ गया, ये यहां से जा रहे हैं, हमें जाना है स्ट्रेट, वी हैव टू गो स्ट्रेट, बट अब ये पहाड़ आ गया, इस पहाड़ की हाइट है इतनी, तो क्या करना पड़ेगा? मान लिया ये रिएक्टेंट है, ये इस साइड चलेगा तो प्रोडक्ट बन गया। अब इतनी एनर्जी चढ़ेंगे ऊपर, इतनी एनर्जी ऊपर पहले चढ़ना पड़ेगा, तभी इस सीधे जाते जाएंगे वर्ड। अगर नहीं चढ़ेंगे तो यहीं रुक जाएंगे, ठीक है। यानी इतना एनर्जी लगेगा तब आगे जाने को मिलेगा, इतना एनर्जी अगर नहीं लगेगा तो आगे नहीं जा पाएंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी एनर्जी अगर मिल जाएगी तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है। ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। अब कितने तरीके का रिएक्शन होता है? एक एक्सोथर्मिक और एक इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एक इंडोथर्मिक, ठीक है। पहले ड्रॉ करते हैं, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लेट्स
draw the graph for exothermic. On y-axis we are taking energy. On x-axis let's take reaction progress or reaction coordinate. This direction. For exothermic में डेल्टा एच क्या आता है? निगेटिव आता है. क्यों निगेटिव आता है? क्योंकि कैसे लिखता है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. तो ये क्या कह रहा है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है ये अगर कम होगा, ये इसकी वैल्यू अगर कम होगी तभी ये निगेटिव टर्म डोमिनेट करेगा, तो निगेटिव आएगा. तो ये क्या सजेस्ट किया कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट. ओके, तो लेट्स से दिस इज रिएक्टेंट्स एनर्जी, दिस इज आर. लेट्स राइट इट एज आर, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, and here it is product. Okay, now to convert reactant to product, the minimum energy which is required is activation energy. तो इसको, इस बैरियर को, जस्ट लाइक यहाँ जो बैरियर बनाया इसी बैरियर को जब तक ये पार नहीं करेगा तब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. कहने का मतलब इधर एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं, इधर एनर्जी यानी इतना मिनिमम, रिएक्टेंट को इतना मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो जो ये एनर्जी लग रही है, ये एनर्जी, दिस एनर्जी इट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, R to P जाने में जो ये एनर्जी लगा दैट इज EA. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कहां से कहां? R से P जाने में. ठीक है, और ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, यही तो है डेल्टा H. इसी को डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं. कहने का मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, तभी नेगेटिव साइन आया. बिल्कुल सही है, रिएक्टेंट यहाँ, प्रोडक्ट यहाँ, ये हो गया डेल्टा H. ठीक है, नाउ ये EA हो गया, इसको क्या कह सकते हो? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. R से P जाना है. अब अगर P से हमको R पे जाना है, लेट्स से वी आर गोइंग फ्रॉम P टू R, तो P टू R जाने में कितना एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा? तो इतना, यहां से लेके यहां तक का एनर्जी. P के लिए, P को यहां से यहां तक का एनर्जी चाहिए टू कन्वर्ट इनटू R. इसको लिखा EA डैश, और मोर स्पेसिफिकली इसको लिखा EAF, इसको लिखा EAB. क्यों लिखा? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? P टू R जा रहे हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है, अब क्या कह सकते हैं? ये हो गया EAB, बैकवर्ड, एंड दिस वन विल बी फॉरवर्ड. तो अब डेल्टा H की वैल्यू अगर निकालनी हो, गिवन है किसी भी एग्जाम्पल क्वेश्चन में बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी, फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा H निकालना हो, या फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी गिवन हो, डेल्टा H गिवन हो, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? जो डेल्टा H है, ये डेल्टा H, इसको निकालना है, तो इस पूरे में से एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड वाले एक्टिवेशन एनर्जी में से क्या माइनस करना पड़ेगा? ये फॉरवर्ड यहां तक का एनर्जी अगर इससे माइनस कर दोगे बैकवर्ड वाले से, तो डेल्टा H आ जाएगा. तो ये फॉर्मूला बन गया फॉरवर्ड डेल्टा H निकालने का, यूजिंग विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी. किस केस में? इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक. ओके, अब इधर डिस्कस करते हैं एंडोथर्मिक का. इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा. लेट्स डिस्कस हियर फॉर इंडोथर्मिक. इंडोथर्मिक में क्या डेल्टा H होता है? इंडोथर्मिक में डेल्टा H होता है पॉजिटिव, और डेल्टा H को कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, ये आ रहा है पॉजिटिव. तो कहने का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होगा देन रिएक्टेंट,
अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ओके, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ अगेन। एनर्जी ऑन y axis and reaction coordinate or reaction progress on x axis. Now we know that product energy is more. Let's write P here. Again reaction is same, R2P. Okay, and reactant energy is here. So the amount of energy which is required to convert reactant into product is this. Let's say this is the activation energy for forward reaction, EAF. ओके, अगेन यहां लिखते हैं R से P जा रहे हैं तो क्या लगा, कौन सा एक्टिवेशन एनर्जी लगा, EAF. ओके, नाउ व्हेन वी मूव फ्रॉम P टू R तो कितनी एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, P टू R अगर जाना है तो इस पहाड़ को पीछे इस वाले पहाड़ को चढ़ना पड़ेगा। R2P जा रहे थे तो ये वाला पहाड़ चढ़ रहे थे, P2R जा रहे हैं तो इतना ही एनर्जी लगेगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ओके, और ये जो एनर्जी गैप आया, दिस इज डेल्टा एच, एनर्जी गैप बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ठीक है, तो इस डेल्टा एच को अगर निकालना हो फॉर एंडोथर्मिक विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन एनर्जीज, तो क्या लिख सकते हैं, अब किस में से माइनस करना पड़ेगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड ज्यादा है, यहाँ पे क्या था, बैकवर्ड ज्यादा है। तो कहने का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है। ये सब याद रखने से भी चलेगा, नहीं भी याद रखेंगे तो क्विक ग्राफ बना के वेरीफाई कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। ओके, तो यहां क्या आया था, डेल्टा एच बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड, यहां क्या है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। कोई भी दो क्वांटिटी देके एक क्वांटिटी पूछ सकता है। ठीक है, और अगर दे दिया, और अगर अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट रिएक्शन, R से P जाने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत है, तभी ये पहाड़ पे चढ़ेंगे फिर प्रोडक्ट पे उतर जाएंगे। P टू R जाना है तो इतना पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, इतना हाई। बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज मोर इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी मोर होता है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ में आएगा थोड़ा और। क्वेश्चन इसको यहां से इरेज करते हैं। और क्वेश्चन यहीं पे लिखते हैं, इतने में ही, ये भी लेट्स कीप इट। ओके, क्या रिएक्शन है, A2 प्लस B2 से बन रहा है 2AB, ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब बता दिया है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड इज गिवन एज 180 किलो जूल पर मोल। ओके, एनर्जी है तो किलो जूल में, जूल का यूनिट ही होगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ दिस सेम रिएक्शन इज 200 किलो जूल पर मोल। ओके, अब पूछ रहा है फाइंड डेल्टा एच, पहला क्वेश्चन डेल्टा एच, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप ऑफ रिएक्शन बताना, टाइप ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, एक्सो और एंडो। और एक बात याद रखना है कि ये जो यहां से इस ग्राफ के थ्रू जो डेल्टा एच का वैल्यू आएगा वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा होगा, विथ साइन नहीं आएगा, विथ साइन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा होगा। तो मैग्नीट्यूड खुद से लगाना है, अगर एक्सोथर्मिक है तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव खुद से लगाना है, एंडोथर्मिक है तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव खुद से लगाना है। ओके, तो अब देखो,
अब देखो कंपेयर करो कि फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है 180 और बैकवर्ड है 200। तो बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी किस में ज्यादा है? एक्सोथर्मिक वाले में। तो किस टाइप का रिएक्शन हो गया? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब एक्सोथर्मिक के कैटेगरी में आ गया तो डेल्टा एच निकालना है। तो क्या करते हैं? ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड। तो 200 में से 180 हटाओगे तो क्या आएगा? 20 किलो जूल पर मोल। तो देखो यूनिट सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का वैल्यू दे रहा है ये फॉर्मूला। अब एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद से डेल्टा एच जब हम आंसर बता रहे होंगे तो माइनस साइन खुद से लगाना है, -20 किलो जूल पर मोल। ओके, ये हो गया आंसर इसका। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड साइन खुद से कंसीडर करना है। ओके, तो ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट। नाउ अब देख लेते हैं कैटलिस्ट का कैटलिस्ट पढ़ेंगे जब कैटलिस्ट का इफेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या होता है, जब वो पढ़ेंगे जब कैटलिस्ट पढ़ रहे होंगे तो ठीक है। अब पढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। अब क्या पढ़ना है? अब टॉपिक पढ़ना है इफेक्ट ऑफ किसका इफेक्ट? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। ठीक है, इस इफेक्ट को पढ़ने वाले साइंटिस्ट का नाम था, पर्सन का नाम था अर्हेनियस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, पहले लिखते हैं, अकॉर्डिंग to Arrhenius, its name should be capital A, Arrhenius, जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट के इट इज अ प्रोडक्ट, रेट कांस्टेंट के इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A एंड एक्सपोनेंशियल टर्म। क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस रेट कांस्टेंट K is a product of pre-exponential factor A and exponential term. Now let's write the expression given by this Arrhenius. K, it is equal to pre-exponential factor. A रिप्रेजेंट कर रहा है pre-exponential factor को, एक कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। Now then product of exponential factor, pre-exponential factor and exponential factor. तो exponential factor is e raised to the power minus EA, एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, डिवाइडेड बाय RT। अब ये रेट कांस्टेंट अगर हम फॉरवर्ड के लिए लिख रहे होंगे तो फॉरवर्ड का लेंगे, बैकवर्ड का लिख रहे होंगे तो यहाँ पे बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी लेंगे, ठीक है, ओके। नाउ ये एक्सप्रेशन दिया अर्हेनियस। अच्छा, अब एक एक चीज को समझते हैं। ये जो K है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? K इज रिप्रेजेंटिंग नंबर, किसका नंबर? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। अभी समझते हैं क्या होता है ये, ओके। A रिप्रेजेंट कर रहा होता है टोटल नंबर ऑफ
इफेक्टिव कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ओके, नाउ अब समझते हैं ए प्लस बी से प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो ए और बी आपस में, अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ए का एक ही मॉलिक्यूल होगा, बी का एक ही मॉलिक्यूल होगा, तो के रिप्रेजेंट कर रहा है वो कोलिजन्स बिटवीन ए एंड बी आके कोलाइड किया ऐसे, तो वो इफेक्टिव कोलिजन जो कि प्रोडक्ट बना रहा होगा। ए और बी कोलाइड किया, हो सकता है कुछ और हो गया वहां पे, प्रोडक्ट नहीं बनाया तो वो इफेक्टिव नहीं हुआ। ए और बी कोलाइड किया, प्रोडक्ट बन गया, दैट इज इफेक्टिव कोलिजन। ओके, और ए रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, नॉट इफेक्टिव कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स को, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। ऐसा बहुत सारा कोलिजन होगा बिटवीन ए एंड बी जिससे प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एनर्जी वेस्ट हो जा रही होगी, और ऐसा बहुत सारा इफेक्टिव होगा कोलिजन बिटवीन ए एंड बी जिससे प्रोडक्ट पी बन जा रहा है। ठीक है, तो के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के का सिग्निफिकेंस क्या है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ए रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। ओके, अब के बाई ए का अगर रेशियो ले लोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, दैट इज इक्वल टू के बाय ए। नाउ ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन हो गया ना ये, इफेक्टिव कोलिजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, तो ये बताया गया बाय अरहेनियस। अभी और भी चीज किया है, पहले इतना डिस्कस किया। ओके, नाउ नेक्स्ट, अच्छा अब यूनिट की बात कर लेते हैं। जो के का यूनिट होगा वही यूनिट होगा इस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का। अब के का यूनिट फॉर डिफरेंट रिएक्शन डिफरेंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट अगर सेकेंड इनवर्स है तो सेम यूनिट होगा ए का भी। यूनिट ऑफ के लिख लेते हैं यहाँ पे, जो भी यूनिट होगा यूनिट ऑफ के विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ ए, क्योंकि ये चीज तो एक नंबर है। ठीक है, और दोनों तरफ डायमेंशन इक्वल होने के लिए जो के का यूनिट होगा वही ए का भी यूनिट होगा, इसीलिए लिखा है यूनिट ऑफ के विल बी यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ के विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ ए। ओके, नाउ अब लेट्स डिस्कस अनदर थिंग। कितना हो गया, इसको इरेज करते हैं। अब एक टर्म है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्या टर्म है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब पहले एक एक लाइन लिखते हैं इसके बारे में। पहला, सबसे पहले तो इट इज अ रेशियो। किसका रेशियो है, इट इज अ रेशियो ऑफ टू रेट कॉन्स्टेंट्स, रेट कॉन्स्टेंट्स separated by 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर इक्वली होता है डिग्री सेल्सियस या केल्विन ले। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ रेशियो ऑफ टू रेट कॉन्स्टेंट्स K2 एंड K1। ठीक है, एट सेपरेटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस।
मान लिया हमने लिखा था k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ओके, तो एट टेम्परेचर 298 केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट था वो K1 था। ठीक है, अब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया, 10 डिग्री बढ़ाया तो कितना हो गया 308 केल्विन। तो 10 डिग्री बढ़ाने पे जो रेट कांस्टेंट आया वो आया K2। ठीक है, तो ये बता रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट इट इज अ रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट विच आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फॉर क्या बताएगा, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन rise in temperature rate constant RC becomes almost double of its इनिशियल वैल्यू। कहने का मतलब ये पहला K1 था इनिशियल, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो क्या कह रहा है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट बिकम ऑलमोस्ट डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो कहने का मतलब जो K2 बाय K1 का रेशियो आएगा दैट इज इक्वल टू 2, ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 होता है, यानी K2 रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ये कहना चाह रहा है। तो पहला पॉइंट क्या बताया, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट विच आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये अगर 273 पे है तो ये कितने पे होगा 283 केल्विन पे। ठीक है, फॉर नाउ 10 डिग्री इंक्रीज टेम्परेचर जैसे ही किया तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि K2 बाय K1 का रेशियो नियरली और ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 होगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू होगा जो न्यू रेट कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो ये होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। अब इसको इरेज कर रहे हैं। अब जो ये इक्वेशन दिया अरेनियस, इसके हेल्प से हम कैसे दो डिफरेंट टेम्परेचर का यूज करके दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट की वैल्यू, जो न्यू रेट कांस्टेंट का वैल्यू है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे k इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी है। ओके, अब इसने क्या किया, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, नेचुरल लॉग लेंगे तो क्या बचेगा ln k रेट कांस्टेंट इट इज इक्वल टू ln a, ओके, माइनस ई ए बाय आर टी, क्योंकि नेचुरल लॉग ले रहे हैं तो ln e है, e रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी है, तो ये चीज बाहर आ जाएगा और ln e जो बेस है वही है यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा। तो ये हुआ। नाउ अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन के पे, तो लेट्स डिफरेंशिएट डी ln k बाय डी टी। ओके, डी ln a बाय डी टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, प्लस का ई ए बाय आर टी स्क्वायर, क्योंकि 1 क्या होता है डी टी बाय, अब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किस चीज को, डी टी वर्सेज 1 बाय टी को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी एक्स बाय एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आंसर आता है, माइनस का एक्स माइनस 2 आता है।
यानी -1/x² आता है। ओके, तो 1/t को डिफरेंशिएट करेंगे विथ dt तो -1/t² आएगा, और वो माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया यहाँ। ओके, नाउ ln a प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक कांस्टेंट है, तो जब भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ओके, ये आया d ln k बाय dt इट इज इक्वल टू EA बाय RT²। ये किसके इक्वल आ गया, किसके तरीके, किस चीज के से सिमिलर आया, वांट ऑफ इक्वेशन के तरीके से। वांट ऑफ इक्वेशन में हम क्या पढ़ते हैं, d ln k इक्विलिब्रियम लेते हैं, k इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन k इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू डेल्टा H बाय RT²। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इफेक्ट डेल्टा H की जगह क्या है, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी। के इक्विलिब्रियम की जगह क्या, किस पे इफेक्ट पड़ रहे हैं, रेट कांस्टेंट पे, तो रेट कांस्टेंट आया यहाँ। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेट किया। ओके, कहां से कहां, तो T1 से T2 और यहाँ K1 से K2। ओके, नाउ इस dt वाले टर्म को लेके चले गए यहां पे। अब यहां से लिखते हैं d ln k K1 से K2 विल बी इक्वल टू EA बाय R। दोनों एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है EA बाय R, तो बाहर ले लिया। नाउ dt बाय t² फ्रॉम T1 टू T2। ओके, ये क्या हो जाएगा, ln k K2 बाय K2 और K1। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, ln K2 माइनस ln K1, और इसको ln A माइनस ln B क्या लिखते हैं, ln A बाई B लिख सकते हैं, तो ln K2 बाय K1। अब इधर सॉल्व करते हैं, EA बाय R क्या आएगा, -1/t फ्रॉम वेयर T1 टू T2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में EA बाय R, पहले T2 रखेंगे -1/T2 और -1/T1। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, EA बाय R 1 में T1 माइनस 1 T2। ये हुआ फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब डेरिवेशन को अब इरेज कर रहे हैं, यहाँ डेरिवेशन को इरेज कर रहे हैं यहां से। तो क्या आया, इसको रीअरेंज किया, डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया, तो क्या आया, ln K2 बाय K1। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी बाय R रेट कांस्टेंट 1/T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2। ओके, ये हुआ फाइनल एक्सप्रेशन। अब अगर T1 दे दिया, T2 दे दिया, K1 दे दिया, अब K2 का वैल्यू पूछा तो यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, K2 K1 दे दिया, T1 T2 दे दिया, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लिया तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी एक क्वांटिटी गायब कर देगा, बाकी सारा गिवन होगा और उससे फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा, इसको अगर लॉग में चेंज करेंगे तो ln को चेंज करना पड़ेगा किसमें, 2.303 log K2 बाय K1 दैट इज इक्वल टू EA बाय R 1/T1 माइनस 1/T2। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हुआ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, जहां एक दूसरा रेट कांस्टेंट ऑन चेंजिंग टेम्परेचर वी कैन फाइंड अनदर रेट कांस्टेंट का वैल्यू या एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू, या कोई भी एक क्वांटिटी गायब किया होगा उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। ओके।